बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम व्यू पॉइंट के साथ मैं हूं इमरान यकूब खान। नाजरीन, पाकिस्तानी सियासत में आज उस वक्त अचानक तेज़ी पैदा हो गई जिस वक्त हुकूमत की तरफ से मुज़ाकराती टीम को बानी पीटीआई इमरान खान साहब से जेल में जाके मुलाकात की इजाज़त दे दी गई। ये सिर्फ इजाज़त ही नहीं दी गई बल्कि मुज़ाकराती कमेटी की आज उनसे मीटिंग भी हो गई। इस मुलाकात में क्या मामला तय हुए और क्या फ़ैसले हुए, प्रोग्राम में आज इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे और प्रोग्राम में इन सवालात के जवाब भी तलाश करने की कोशिश करेंगे कि जो जवाबात अभी तक वाज़ेह नहीं हो रहे। इसके अलावा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुज़ाकरात का अगला दौर बुध से शुरू हो जाएगा या अभी पीटीआई अपना जो दरीना मुतालबा है जुडिशल कमीशन का उसकी वजह से मज़ीद इसमें डेडलॉक पैदा करेगी। इसके अलावा प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि एलन मस्क की जो स्टार लिंक कंपनी है उसके आने से क्या पाकिस्तान में वाकई ही इंटरनेट के मसले हल हो जाएंगे, क्या इंटरनेट की स्पीड में भी इजाफा होगा या वो भी कंपनी अगर आ भी जाए तो उसमें फिर मामला तो उसी तरह से रहेंगे। और आखिर में हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में ये बात करेंगे कि पाकिस्तान में अद्वियात की कीमतों में जो होशरुबा इजाफा कर दिया गया है और दवाओं की कीमतें 233% तक बढ़ गई हैं, क्या हुकूमत इन कीमतों को कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम है और ये अद्विया साथ कंपनी जो हैं ख़ुद अपने फ़ैसले करेंगी, लिहाजा इस पर भी गुफ्तगू होगी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे सेनेटर जनाब अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो कि अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन भी हैं और आज मुज़ाकराती टीम ने जब मुलाकात की बानी पीटीआई इमरान खान साहब से अडयाला जेल में तो ये भी उस मुलाकात में शरीक थे। अल्लामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। सबसे पहले ये बताइएगा कि आज इमरान खान साहब के साथ जो आपकी मुलाकात हुई तो उसमें क्या मामला तय पाए, क्या फ़ैसले हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज इमरान खान साहब के साथ जब मुलाकात हमारी हुई तो वो तकरीबन उसी जगह हुई जहाँ पहले हुई थी, उसी तकरीबन एटमॉस्फेयर वही था, माहौल वही था। अलबत्ता वक्त थोड़ा सा ज़्यादा था, मुनासिब वक्त था, लेकिन उसी बंद कमरे में हुई। अगरचे हम ये चाहते थे कि हमारी एक ओपन जगह पर मुलाकात हो, एक मुनासिब एटमॉस्फेयर में हो और हम खुल के बात कर सकें और वो भी हमारे साथ खुल के बात कर सकें। तो बहुत सी बातें इंसान जो है वो नहीं चाहता कि वक्त से पहले किसी को पता चले। बिलाखिर वो एक पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत उनको अपना राबर मानती है और उनके पीछे चलती है। तो इमरान खान साहब को हमने बहुत ही ज़्यादा मुतमईन पाया, बावकार पाया और क्या उससे कहते हैं कि उम्मीद, जैसे ना एक इंसान को वतन से इश्क होता है, मोहब्बत होती है, वो वतन को बहरानों से निकालना चाहता है और तड़प होती है उसके अंदर, ऐसा पाया है। और ऐसा यानी और उम्मीदवार बावकार पाया उसको। यूँ लगता है कि वो जिंदान में है ही नहीं है, जेल में है ही नहीं है, उसको अपनी जेल में रहने की फिक्र ही नहीं है। अगर वो सोचता है, फिक्र करता है तो पाकिस्तान के बारे में सोचता है, फिक्र करता है, पाकिस्तान की बेहतरी के बारे में, पाकिस्तान के वकार के बारे में, पाकिस्तान के इस्तिकलाल के बारे में, पाकिस्तान के अक़वाम आलम में इज्जत और वकार के बारे में वो सोचता है। और इस वक्त उनको शिद्दत से इस बात का एहसास है कि हमारा मुल्क इर्रेलीवेंट है इस वक्त दुनिया के तहव्वुलात के अंदर। 25-26 करोड़ आवाम का मुल्क एटमी। अल्लामा साहब, उन्होंने ऐसी क्या बात की कि जिससे आपने ये नतीजा हज किया ना, ये तो बताएं कि उन्होंने ऐसी क्या बात की जिससे वो आपको बावकार लगे? इंसान जब आपके सामने बैठता है सबसे पहले उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है, कितना मुतमईन है, कितना पुरुमीद है, नंबर 1। नंबर 2, वो बात करते हैं कि मैंने जो मुज़ाकरात शुरू कराए हैं ये पाकिस्तान की खातिर कराए हैं। ये आपको मालूम है कि मुज़ाकरात की टाइमिंग बहुत आम है। हमारे हुक्मरान उनका यानी बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है, हौसला ख़त्म हो चुका है। वो अवाम से इतने फासले पे चले गए हैं, अवाम से इतने खौफजदा हो चुके हुए हैं। ये लोग हम पर मुसल्लत है और पाकिस्तान के जो कि इमेज कितना बर्बाद हो गया दुनिया के अंदर, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के हवाले से, फंडामेंटल राइट्स के हवाले से। और हुकूमत भी ऐसी है जिसकी अवाम में जड़ें ही नहीं है। अब वो रात को खुद भी सोच बैठते होंगे, आपस में बैठते होंगे तो कहते होंगे यार ये हमने क्या बदबख्ती की अपने साथ भी और मुल्क के साथ भी। तो सेनेटर साहब, देखिए ना, ये हारे हुए लोग हैं ना, अवाम में जड़े नहीं है। जिस सिस्टम की जड़ें अवाम में ना हो वो कभी भी अवाम के मसाइल और मुल्क को बहरानों से निकाल सकता और मसाइल हल नहीं कर सकता। लिहाजा ये अपॉर्चुनिटी है, इस बर्डन को ये नहीं उठा सकते। मुज़ाकरात अपॉर्चुनिटी है,
ये वो देखे ना, जब आप रिफॉर्म्स चाहते हैं मुल्क के अंदर इलेक्शन के जरिए, आपने वो रास्ता बंद कर दिया। अदलिया वो मकबूजा अदलिया हो गई है, वो आपके कंट्रोल में चली गई है। सर आप नहीं करने देते, मौकफ आ गया। ये फरमाइएगा प्लीज कि क्या आज की मुलाकात के बाद आप समझते हैं कि बुध से मुज़ाकरात का अमल दोबारा शुरू हो जाएगा या अभी भी डेडलॉक बरकरार रहेगा? देखें, इमरान खान साहब ने कहा है कि आप इनको लिख के दे दें जो मुतालबात हैं हमारे, जुडिशल कमीशन बनाएं और सियासी कैदियों की जो ट्रायल के रास्ते में रुकावटें खड़ी ना करें। और पहले ही उन्होंने कह दिया था अगर मेरे साथ मुलाकात नहीं भी कराते तो आप ये इनको लिख के दे दें। अब उन्होंने कहा है कि आप इनको लिख के दे दें, और हम अभी भी उन्हें कह रहे हैं, मुज़ाकराती टीम की तरफ से भी कह रहे हैं, हमारे स्पोक्समैन ने भी कह दिया होगा कि भाई अब आप तैयारी करके आएँ, ये चीज़ें आपको मिल जाने वाली हैं, शायद आज मिल जाए, कल मिल जाए, बिलाकर आपको ये ड्राफ्ट होकर मिल जाएगा। आप भी तैयारी करके आए वहाँ पर, क्योंकि 31 जनवरी लास्ट डेट है तो अगर चीज़ों को आगे बढ़ाने, उससे पहले कि ये डेट खत्म हो जाए, चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जाएं। अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो फिर इसका मतलब है मुज़ाकरात आगे नहीं चलेंगे? बिल्कुल नहीं चलेंगे, बिल्कुल। खान साहब ने साफ कहा है, इसका मतलब ये संजीदा नहीं है, सिंसियर नहीं है, वक्त का ज़िया चाहते हैं और ये पाकिस्तान को ऐसे ही रखना चाहते हैं। इनके अंदर विल ही नहीं है वतन को बेहतर करने की और पाकिस्तान को बेहतर करने की। आप देखें ना पाकिस्तान के हालात, फैक्ट्स को देखें ना, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, बलूचिस्तान कहाँ खड़ा है, KP के अंदर नाअमनी बढ़ती चली जा रही है, मुल्क के मुख्तलिफ मुश्किलात है, अमन अमान का मसला है, लोगों के अंदर यास और नाउमीदी है। देखें, हील करने की जरूरत है पाकिस्तान के अवाम को। इसी तरह से मैं पहले भी कह चुका हूं, सॉफ्ट पावर इमरान खान के साथ है, लोगों के दिल उसके साथ हैं, लोग उसको मानते हैं। 8 फरवरी को पता चल चुका, 2-3 साल से लगे हुए हैं कि लोगों को उसे डिटैच कर सके नहीं। आप हार्ड पावर के जरिए, ताकत के जरिए आप उसकी सॉफ्ट पावर को शिकस्त नहीं दे सकते, जबकि वो आपके अपने अवाम ही क्यों ना अवाम हो। दुनिया की कोई ताकत अपने अवाम से नहीं जीत सकती, ना उन्हें इलीगल हथकंडों के जरिए जेलों में डालकर। अलामा साहब, मंजूर वसान साहब जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उन्होंने तो ये दावा किया है कि 2 माह के बाद बानी PTI खुद हर तरह की बात मानने की दरख्वास्त करेंगे। तो क्या आपको मुस्तकबिल में ऐसी सूरत हाल नजर आती है? मेरी बात सुने, ये मेरे ख्याल में ना खान साहब के बारे में पहले कहते थे कि ये जनाब वाला बुज़दिल है, वो इधर ही है, जेल में एक रात नहीं गुजार सकता, जेल में रह गया, ये कंप्रोमाइज़ करेगा, वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। उसने कहा है कि मैं जब तक मेरा एक साथी भी जेल में है ना, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं किसी कंप्रोमाइज़ के जरिए, किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए या किसी मैं अपने क्या उसे कहते हैं कि अपने कोर्ट्स के जरिए बाहर आऊँगा। आज तक वो बीमार हो गए, किसी अस्पताल में नहीं गया है। तो वसान साहब के जो सदर साहब थे, वो आपको याद होगा कि उनकी सारी जेल अस्पताल में काटी है उन्होंने। और कोई बीमार हो जाता है, कोई बाहर चला जाता है, उसका इलाज ही पाकिस्तान में नहीं होता। वो एक जमा मर्द आदमी है, दलेर है, ना डरने वाला है, थकने वाला नहीं है, वो बाहिम्मत आदमी है। ये थक गए उसके मुकाबले में, ये थके हुए लोग हैं। तो ये हवाई बातें जिनकी कोई बेस ही नहीं होती, इन लोगों की बातें मेहरान और टीवी चैनल पर कैसे आती हैं, जिनकी कोई वक़्त ही नहीं है जिन बातों की। अलामा साहब, ये फरमाइएगा कि पीर साहब पघारा ने बानी PTI के लिए खैर सगाली का पैगाम भेजा और राब्ते बढ़ाने पर इत्तफाक किया। क्या आप समझते हैं कि GDA जो है वो भी PTI के साथ अब मिल जाएगी? देखिए, हमने जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान बनाई हुई है, उसमें हमारा GDA के साथ रब्ता भी है। हमारा प्रोग्राम भी तय हो गया था कराची के अंदर एक अवामी इज्तिमा का, और मेरे ख्याल में महमूद खान जगज़ई साहब भी आ जाएंगे और PTI के दोस्त भी, हम उसमें बैठ कर, हमारा GDA के साथ रब्ता है। वहाँ की इंटीरियर सिंध की बहुत सी तंजीमों के साथ रब्ता है। बहुत से ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान जो आईन पाकिस्तान ज्वाइन भी करने का वादा किया और कुछ आए भी हैं, ज्वाइन भी किया उन्होंने। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ये ऐसा प्लेटफार्म है जो सबको अपने अंदर संभालेगा, अपोजिशन पार्टियों को और उन पार्टियों को भी जो इस वक्त उनके ऊपर भी प्रेशर है बहुत ज़्यादा। ये प्लेटफार्म बनेगा पाकिस्तान के आइन की बहाली का, दस्तूर की बहाली का, आइन की सुप्रीमेसी का, रूल ऑफ लॉ का, इंशाअल्लाह अज़ीज़। अलामा साहब, ये फरमाइएगा कि साहबजादा हामिद रजा साहब ने तो ये कहा है कि बानी PTI ने अपनी रहाई की बात ही नहीं की, वो दूसरे असीरान की रहाई चाहते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अगर ना बात सुने सर, मेरा सवाल पूरा हो लेने दें कि अगर बानी PTI के अलावा बाकी कैदी जो हैं, बाकी जो गिरफ्तार लोग हैं वो छूट जाएं और आपका जुडिशल कमीशन भी बन जाए, तो फिर PTI के सारे मुतालबात पूरे हो जाएंगे? देखिए, पहली बात यह है कि ये देखिए, जब मुज़ाकरात शुरू होते हैं ना, तो असल है कि मुल्क को बरानों से निकालना है ना। सबसे पहले बानी PTI ने कहे, इमरान खान कहें, इमरान खान साहब
जो पीटीआई के रहबर हैं, हेड हैं और लीडर हैं और उनके बानी हैं, जमात बनाने वाले हैं, उन्होंने ये कहा कि मैं किसी भी ऐसी यानी एग्जेक्टिव ऑर्डर हो जाए, कोई ऑर्डर हो जाए, मैं बाहर नहीं जाऊंगा यहाँ से। पहली बात, ये मेरे साथी जेल में हों, वो एक जुमला लिख देते ना, हमारा इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं, बाहर आ जाते, ये बेवफाई है, वो जेल में बाहर आ जाऊँ अवलन। मैं सानियन, मैं अपने देखिए अभी भी इस पर कोई केस नहीं है, आज भी अगर उसकी जमानत हो जाती है या कल फैसला उसके खिलाफ होता है, हाई कोर्ट उसको जमानत दे देता है, तो आप देखिए फिर उसी रात एक और केस बना देंगे उसको। उसके खिलाफ इलीगल इकदाम ना करें, ऐसे कार्रवाइयाँ ना करें जिसके नतीजे में दुनिया भी देखे कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है और कैसे उसके साथ जेल में डाला हुआ है, वो केस बना रहे हैं जिनको हैसियत ही नहीं होती है। अल्लामा साहब, आखिर में सिर्फ ये बता दें कि कल 190 मिलियन पाउंड का केस जो है उसका फैसला आना है, आप क्या समझते हैं कि ये फैसला जो है ये क्या आएगा? देखें, लोअर कोर्ट से जितने भी पहले फैसले आए हैं ना, हम एक उसूल फिक्र में पढ़ाते हैं इस्तिसाब, जो उनका माजी का रवैया है ना, उसको देखा जाए तो यही तवक्को है कि एक दफ़ा फिर वो अदलिया को रुसवा करेंगे, अदलिया जो है उसकी वक़्त को कम करेंगे, अवाम की नज़रों में गिरा देंगे कि एक ऐसा केस जिसमें प्रोसिक्यूशन भी कहता है कि जिसको केस में पकड़ा हुआ है, FIR काटी हुई है, उसने किसी किस्म का से बेनिफिट नहीं उठाया, कोई बेनिफिशियरी वो नहीं है। एक यूनिवर्सिटी बनी है और उसके भी अपने आज अकाउंट्स बंद किए हुए हैं और वहाँ पर गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, सारे पैसे आपके पास हैं, आपके अकाउंट में है, तो ये कैसा केस उन्होंने बनाया हुआ है? जैसे अभी तोशाखाना 2 था, भाई आपने एक कानून बनाया और लागू कब से कर रहे? पिछले सालों से। यानी आपको जब आपके पास कोई भी चीज़ नहीं मिलती, आप देखिए उसने इस तरह से हुकूमत की है, क्या उसने कोई कारखाना लगाया है, कोई फैक्ट्री लगाई है, कोई चीनी शुगर का कारखाना, कोई सीमेंट की फैक्ट्री, कोई लोहे की मिल, कोई क्या लगाया उसने कुछ? वो पाकिस्तान के अंदर उसका कोई पाकिस्तान से बाहर कोई उसके क्या उसे कहते पैसे है बैंकों के अंदर? वो पाकिस्तान का ऐसा प्राइम मिनिस्टर था, ऐसा आदमी है, पाकिस्तान में पॉपुलर है, दुनिया के अंदर उसका इमेज है, ऐसा आदमी तो पाकिस्तान के लिए एक नेमत है, नेशन बिल्डने के लिए, लोगों को इंटैक्ट करने के लिए, लोगों को एंगेज करने के लिए, मुल्क को बहरान से निकालने के लिए। बहुत शुक्रिया। लेकिन आप है कि आप उसकी ताकत से। बहुत शुक्रिया सेनेटर इलामा राजा नासिर अब्बास साहब। नाज़रीन, आपने इलामा साहब की गुफ्तगू सुनी। अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक और चीन की कंपनी SSST आपस में क्या इनका मुकाबला शुरू हो गया, और दोनों के आने से या किसी एक कंपनी के आने से क्या वाकई पाकिस्तान में इंटरनेट के मसाइल हल हो पाएंगे, इस पे बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद होंगे IT एक्सपर्ट जनाब उसामा हिलजी साहब। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, चीन की कंपनी ने पाकिस्तान को स्टारलिंक से ज़्यादा बेहतर स्पीड में इंटरनेट देने की ठान ली है। क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? और इसके अलावा ये जो खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत ने क्रिप्टो करेंसी को पाकिस्तान में लीगलाइज करने का फ़ैसला कर लिया और इस सिलसिले में बिल भी तैयार कर लिया गया है। इन सारी बातों से पाकिस्तान की मईशत पे क्या बेहतरी आएगी और इसके अलावा आवाम को इससे क्या फ़ायदा होगा? क्या इंटरनेट की स्पीड से थके हुए सताए हुए अवाम वाकई ही पाकिस्तान में तेज़ इंटरनेट से मुस्तफ़िद हो सकेंगे? इन सब सवालात का जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं IT एक्सपर्ट जनाब उसामा हिलजी साहब। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब, आपने वक्त दिया। सबसे पहले यही जो है इसी से शुरू कर लेते हैं कि क्या एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक जो है वो पाकिस्तान में आएगी तो इंटरनेट के मसाइल हल हो जाएंगे? जी देखें, पहले तो हमने ये देखना है कि इंटरनेट के मसाइल पैदा पहले क्यों हुए हैं, और ये हुकूमत की नाकामी की वजह से हुए हैं। क्योंकि इन्होंने ठीक ठाक जो इंटरनेट चल रहा था, जब से ये इक़्तिदार में आए हैं, दिन ब दिन इंटरनेट के मसाइल ज़्यादा होते रहे हैं। तो पहले तो ये सवाल होता है कि इसके बाद जब हम आते हैं स्टारलिंक पे, तो वो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट है, तो उसमें आपको जो है
तारों की ज़रूरत नहीं होती, सीधा आपका कनेक्शन आसमान से सैटेलाइट के ज़रिए आता है। तो उसमें बेहतरी तो है, लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि वो किस तरह से इलॉन मस्क उसको कंट्रोल करता है, और उसमें किस तरह से डेटा का इस्तेमाल होता है और किस तरह से ये सब जो है लाइसेंसिंग और रेगुलेशन इसकी कैसे होगी। तो मेरे ख्याल से वो बड़ा सवाल है, क्योंकि वैसे तो बाहर से जब इंटरनेट की केबल्स आती हैं तो हर जगह ये इन्होंने मुख्तलिफ सिस्टम लगाए हुए हैं जिस पे हमारे शहरियों पे जासूसी भी हो रही है और सेंसरशिप भी हो रही है। तो क्या स्टारलिंक से भी इस तरह के जो है अग्रीमेंट होगा? ये मेरे ख्याल से पब्लिकली आईटी मिनिस्ट्री को हम सबको बताना चाहिए। उसामा साहब ये फरमाइएगा कि SSST जो चाइनीज़ कंपनी है उसने जो मुकाबला करने की ठानी है, तो आप क्या समझते हैं कि इससे मार्केट पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, मेरे ख्याल से जितने ज़्यादा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स पाकिस्तान में होंगे उतनी ही अच्छी बात है, क्योंकि जब कंपटीशन होगा ये सब एक दूसरे के साथ compete करेंगे तो तभी बेहतर इंटरनेट की स्पीड आएंगी और कीमतें भी बेहतर आएंगी। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक या सिर्फ दूसरी कंपनी आए, मेरे ख्याल से जितनी भी कंपनियां आ सकती हैं आए, लेकिन उसमें यह है कि जो हमारा डेटा उनके पास जाता है वो महफूज तरीके से प्रोसेस हो। ये एक बहुत अहम नुक्ता है। सर, सुस्त इंटरनेट की वजह से रोज़ाना की बुनियाद पे ये खबरें आती हैं कि जी इतना नुकसान हो गया, इतना नुकसान हो गया। तो आप क्योंकि एक IT एक्सपर्ट हैं, आप हमें क्या वाज़े तौर पे बता सकते हैं कि सुस्त इंटरनेट की वजह से अब तक कितना नुकसान हो चुका है? जी, पिछले ही हफ्ते एक रिपोर्ट आई है बैनुल अक़वामी, तो उसमें मालूम होता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट की सुस्ती और इंटरनेट की बंदिश की वजह से जो नुकसान किसी मुल्क को हुआ है वो पाकिस्तान है। वो तकरीबन उन्होंने नंबर डाला है $1.4 बिलियन। और इसमें आप सिर्फ ये ना देखें कि क्या नुकसान हुआ है जो कंपनियां बंद हुई हैं, आप ये भी देखें कि पोटेंशियली कितनी ज़्यादा नई कंपनियां बन सकती थी, बनना चाह रही थी, और मुल्क से जो है या तो वो इन्वेस्ट उन्होंने नहीं किया या जो लोकल कंपनियां हैं उन्होंने सेटअप नहीं किया, क्योंकि इंटरनेट की इतनी ज़्यादा अनसर्टेन एनवायरनमेंट में किस तरह से बिजनेस फ्लरिश कर सकते हैं। एक और रिपोर्ट है, उस पाशा है पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन, उनके मुताबिक 1 घंटा जब इंटरनेट बंद होता है $1 मिलियन का नुकसान होता है पाकिस्तान। अच्छा खिलजी साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान में डिजिटल करेंसी के हवाले से जो बिल लाया जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के आने से पाकिस्तानी अवाम को और मीशत को क्या फ़ायदा पहुँचेगा? देखो, क्रिप्टो करेंसी मुख्तलिफ किस्म का जो है पैसों की एक्सचेंज का एक तरीका है, और ये टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके होता है। पहले जो है सोने को आप रख के जो है अपनी करेंसी की वैल्यू देखते थे, अभी जो है इनकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ज़रिए माइनिंग होती है और उसके ज़रिए आपकी क्रिप्टो करेंसी बनती है और उसको ट्रेड होती है। तो इसमें यही है कि अगर बैनुल अक़वामी सतह पे हमने कम्पीट करना है, पार्टिसिपेट करना है, तो क्रिप्टो एक रियलिटी है। तो बेहतर यही है कि बजाय ये कि उसकी ब्लैक मार्केट हो, उसको रेगुलेट करके पाकिस्तान में उसको लीगलाइज करें, ताकि सही तरीके से फिर उसमें जो है कामजीत हो, और इसमें फिर जो ब्लैक मनी है या मनी लॉन्ड्रिंग है वो भी इसके साथ ना हो पाए, उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। लेकिन सर, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इस डिजिटल करेंसी से आम आदमी को, आम पाकिस्तानी को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, कोई भी जो है अपनी डिजिटल करेंसी में इन्वेस्ट कर सकता है। जैसे अगर आप डॉलर खरीदें और डॉलर की कीमत ज़्यादा हो जाए तो आपको फ़ायदा होता है, इसी तरह आप डिजिटल करेंसी को ख़रीद सकते हैं, उसके मुख्तलिफ एक्सचेंज होते हैं, और उसमें जब उसकी कीमत ज़्यादा बढ़ती है तो फिर ज़ाहिरी बात है कि आपका मुनाफा भी उसमें ज़्यादा होता है। तो ये एक उसका बड़ा फ़ायदा है। इसके अलावा काफ़ी कंपनियां और काफ़ी जगहों पे आप रुपी या डॉलर के बजाय बिटकॉइन या और क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए जो है ट्रेड कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। तो इसका दूसरा ये भी फ़ायदा है। उसामा साहब, यहाँ ये भी एक सवाल पैदा होता है, वापस इंटरनेट की तरफ आता हूँ, कि जिस तरह से फायरवॉल के ज़रिए से इंटरनेट की स्पीड स्लो कर दी जाती है या मुख्तलिफ चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, अगर ये डिजिटल इंटरनेट आता है हमें वाया सैटेलाइट, तो फिर उसकी स्पीड को टेक्निकली तो हुकूमत फिर शायद स्लो नहीं कर पाएगी, या उसका भी कोई तरीकाकार मौजूद है? जी, मेरे ख्याल से फ़िलहाल तो ये आपने अच्छा पॉइंट रेज़ किया है, लेकिन
हमारी हुकूमत ने और हमारी रियासत ने बहुत ज़्यादा खर्चा किया है हमारे इंटरनेट स्पीड को स्लो करने के लिए, उसको बदतर बनाने के लिए। तो मेरे ख्याल से अभी उनको एक और मौका मिल जाएगा कि कोई और नई टेक्नोलॉजी ले आए ताकि सैटेलाइट इंटरनेट को भी वो स्लो कर सकें। क्योंकि देखें, जब भी कोई प्रोटेस्ट होती है, जहां लोग अपनी जमहूरी आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं, वहां रियासत इंटरनेट को बंद कर देती है या स्लो कर देती है। तो जब तक उनकी ये नीयत जो है अच्छी नहीं होगी, मेरे ख्याल से इंटरनेट के मसाइल रहेंगे। उसामा साहब, ये फरमाइएगा कि तरक्की याफ्ता ममालिक में जहाँ पे पहले वाया सैटेलाइट इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ उन ममालिक में और आम ये जो हमारा केबल के ज़रिए से इंटरनेट आता है, उसमें स्पीड में कितना फ़र्क देखने में आता है? जी, काफ़ी ज़्यादा स्पीड में फ़र्क आता है और उसमें मेरे ख़्याल से 2-3 बल्कि 4 गुना भी स्पीड ज़्यादा हो सकती है इंटरनेट की। तो इसका तो ये फ़ायदा बहुत होगा कि फ़ास्ट इंटरनेट, और ख़ासकर जो लोग इंटरनेट के ज़रिए अपना काम करते हैं, आईटी का काम करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, जो बिज़नेसेस हैं, उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। ये होगा तो महँगा, तो मेरे ख़्याल से हर आम इंसान जो है इसको आसानी से अफ़ोर्ड नहीं कर पाएगा। लेकिन जो कंपनियां हैं जिनको तेज़ रफ्तार इंटरनेट पे उनका काम जो है डिपेंड करता है, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। उसामा साहब, आपके ख्याल में इन दोनों इंटरनेट की कीमत में कितना फ़र्क होगा या हो सकता है? जी, मेरे ख्याल अभी तो उनकी कीमतें अभी नहीं हमें मालूम हुई, और क्या पता पाकिस्तान में वो बैनुल-अक़वामी उससे अगर कंपेयर करें तो कीमतें कम हो। लेकिन अगर आप महीने के 2 या 3 हज़ार रुपए ब्रॉडबैंड इंटरनेट के देते हैं घर में, तो शायद स्टारलिंक जो है 10, 15 या 20 हज़ार तक हो। लेकिन वो तो अभी जब उनकी प्राइसिंग आएगी तो तभी हमें सही तरह पता चलेगा। थैंक यू वेरी मच उसामा हिलजी साहब। नाज़रीन, आपने उसामा हिलजी साहब की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि इंटरनेट जो वाया सैटेलाइट आएगा उसकी स्पीड आम ब्रॉडबैंड इंटरनेट की निस्बत 3 से 4 गुना बेहतर होगी। अगरचे उन्होंने इस बात का भी खदशा जाहिर किया है कि डिजिटल इंटरनेट या सैटेलाइट वाला इंटरनेट जो है उसकी कीमत इससे कहीं ज़्यादा होगी, लेकिन इससे बिजनेसमैन और ख़ास तौर पे इंटरनेट के ज़रिए बिज़नेस करने वाले लोग और कंपनी जो हैं वो ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे। नाज़रीन, अब वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान में 50,000 से ज़ायद अद्वियात ऐसी हैं जिनकी कीमतों में 233% से ज़ायद का इजाफा अज खुद कर लिया गया है। मार्केट में जो गैर जानिबदार लोग हैं उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में जब कभी भी दिल करता है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ वो अपनी मर्ज़ी से ना सिर्फ कीमतों में इजाफा कर लेती हैं, बल्कि ड्रैब या दूसरे इदारे जो हैं उन पर यह इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि शायद रेगुलेटर्स उन पर पूरी तरह से या तो काबू नहीं पा सकते और या फिर वो उतनी रिसोर्सेज नहीं रखते, उतना असर रसूख नहीं रखते कि इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। क्या वाकई ऐसा है? और पाकिस्तान में अद्वियात की कीमतें किस तरह से मुकर्रर की जाती हैं और इनमें इतना इजाफा किस तरह से होता है? ये सारे मामला जो हैं इन पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नूर मोहम्मद महर साहब, जो कि पाकिस्तान ड्रग लीगल फोरम के सदर भी हैं। थैंक यू वेरी मच नूर मोहम्मद साहब। सबसे पहले इसी से बात कर लेते हैं। ये फरमाइएगा कि 50,000 से ज़ायद अद्वियात की कीमतों में जो 233% तक इजाफा कर दिया गया है, तो ये कंपनियों ने खुद किया है या किसी रेगुलेटर से पूछ के किया है? असल में जो काकड़ हुकूमत थी उन्होंने जाते जाते 18 फरवरी 2024 को जो है उन्होंने एक नोटिफिकेशन किया कि अद्वियात की जो कीमतें हैं ये मार्केट फोर्सेस करेंगी और अद्वियात को डी कंट्रोल किया जाता है। तो हमने वो जो है हम इस जो लाहौर हाई कोर्ट में जो है हमने इसको चैलेंज किया, स्टे हमें मिल गया और वो कुछ हमने रुकवाया। असल में जब आखिरी फ़ैसला जो अप्रैल 2024 में जैसे शाहिद करीम साहब की गाइडलाइंस के मुताबिक कि अब वो नई हुकूमत आ गई है तो वो इस पर करे, नई हुकूमत ने 30 मई को ये किया कि जी काकड़ हुकूमत का फ़ैसला ठीक था, जो कि ना असम्बली से ये बिल पास हुआ, ड्रग एक्ट 1976 के तहत अद्वियात कीमतें कंट्रोल होती हैं।
लेकिन यहाँ पे आवे का हवाई बिगड़ा हुआ है, और जब कंपनियों को, मार्केट फोर्सेस को जो है शुतर बेमुहार कर दिया है। पाकिस्तान दुनिया का हेल्थ में करप्ट तरीन मुल्क इस वजह से है कि यहाँ पे हमारे जो डाकू साहब हैं, ज़्यादातर डॉक्टर साहबान जो हैं, वो कंपनियों से कौन सी चीज़ है जो नहीं लेते। मैं यहाँ पे वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, ये खुली एक हकीकत है। पहले जो है फार्मास्यूटिकल्स वाले डॉक्टरों को लिटरेचर या ब्रोशर देते थे या सैंपल देते थे, अब वो ख़त्म हो गया। हार्ड कैश में नहीं देते। पहले प्राइस कंट्रोल था तो कुछ ना कुछ कम चीज़ें थी, अब ओपन है, मतलब बाजार खाना खुल गया है। तो इस पे जो है हमारे जो इस करप्ट निज़ाम में, जिसमें हमारे ना हुकूमतें कुछ सोचती हैं ना करती हैं, डॉक्टर्स की लाबी इतनी ज़्यादा तेज़ है कि मरीज़ की आवाज़ कोई नहीं सुनने के लिए तैयार। तो असल में हुआ ये कि जब 30 मई को वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जी काकड़ हुकूमत का फ़ैसला ठीक था, फिर हमने दोबारा जो कोर्ट में भी गए, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई फ़ैसले नहीं हो पाए। असल में अब मार्केट फोर्सेज में अमली तौर पर जो वो एक एज थोड़ा सा उनको हुआ था, तो हुकूमतों ने नहीं सोचा, शहबाज शरीफ साहब ने नहीं सोचा और मार्केट फोर्सेज पे छोड़ दिया है। आलू गाजर का रेट, ऑयल का रेट तो तय होता है, एक दवाई का रेट जो है वो अब लाइफ जान बचाने वाली दवाइयाँ जो हैं, उन्होंने सिर्फ चंद एक दवाइयाँ हैं 5-6% जो एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट के अलावा, बाकी सब को उनकी भी कीमतें बढ़ाई हैं उन्होंने। लेकिन बाकी जो 95% दवाइयाँ हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान में 8 जो है ना 100 से ज़्यादा एलोपैथिक अद्वियात की कंपनियाँ हैं और तकरीबन 1500 से ज़्यादा जो बड़ी कंपनीज़ हैं जो इंपोर्ट हम करते हैं। तो पाकिस्तान ठीक है, अद्वियात की कीमतें इस तरह शुतर में मुहार करने से गरीब साहब देखें, गुजारिश ये है कि आप जैसे फरमा रहे हैं कि गरीब रुल गया है, मामला ये है कि जो अमीर आदमी है उसको तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, और वो तो वैसे भी लोकल दवाई इस्तेमाल ही नहीं करता। उसकी दवाई तो अमेरिका से, दुबई से, लंदन से आ जाती है। यहाँ पे तो लेनी सफ़ेद पोश ने, और वो जो मिडिल क्लास है उसी ने दवाई यहाँ पे लेनी है ना। तो जब उसे इतनी महंगी मिलेगी तो वो बेचारा रोटी खाएगा इस महंगाई के दौर में या दवाई लेगा? देखिए, मैं समझता हूँ बेहिसी का ना बहुत बड़ा आलम है इसमें। आप कह रहे हैं अमीर लोगों का भी अब मसला है। अब देखें, अमीर आदमी भी हार्ट पेशेंट होता है और या शुगर का मरीज़ होता है। आपने जो मेडिकल डिवाइसेस थे उस पर 65-70% टैक्स लगा दिया, उसकी कीमत बढ़ गई। आप सिरिंज से लेके, स्टंट से लेके, दिल के स्टंट्स के लेके जितने कनोला है, सर्जिकल टेप है, ग्लव्स है, सब पे आपने टैक्स लगा दिया। फिर और तो और जो गरीब मरीज़ है, जो शुगर का पेशेंट है मजबूरन, उसकी जो स्ट्रिप है चेक करने वाली, उस पर भी 70% आपने टैक्स लगा दिया, 18% GST लगा दिया, सेल टैक्स लगा दिया आपने। जितनी भी फूड सप्लीमेंट्स हैं, बच्चों का दूध है, उस पर भी 18% आप जो है GST और सेल टैक्स ले रहे हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है? कौन सी हुकूमतें हैं? किसके लिए करते हैं भाई? असेंबली से ना बिल पास हुआ ना कुछ हुआ, जो है ये इस तरह के मामला चल रहे हैं कि दवाइयों की कीमत नहीं होगी। अब क्या है, एक तेल की कीमत तो वेबसाइट पे होती है। अब 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास, सूबे इतने नाअहल हैं इस मामले में कि उन्होंने इस पर काम ही नहीं किया। नहीं, लेकिन नूर मोहम्मद साहब, अगर ये चले मार्केट फोर्सेस खुद तय करें कि कौन सी दवाई है, लेकिन देखिए हमारे यहाँ वैसे तो हमेशा तनकीद करते हैं इंडिया पे कि जी हमारा दुश्मन है, उसमें ये ख़राबी है, ये ख़राबी है, ये ख़राबी है। लेकिन देखिए वहाँ पे कई स्टेट्स में बाकायदा उन्होंने कहा कि जी सॉल्ट नेम से दवाई बिकेगी और ये जो ब्रांड्स हैं इनकी इजारादारी इस तरह से ख़त्म की जाए। तो आपके फोरम ने इस पे कभी कोई कोशिश नहीं की कि यहाँ पे भी इस तरह का कोई निज़ाम हो ताकि एक गोली जो है वो एक ही कीमत में सस्ते दामों आम मरीज़ को मिल सके? जी, नवंबर 16 में मैंने जो है जेनेरिक फार्मेसी के तौर पे एक रिट की लाहौर हाई कोर्ट में कि ड्रग एक्ट का सेक्शन 7 क्लास 8 ये कहती है कि सिंगल इंग्रेडिएंट ड्रग शैल बी रजिस्टर्ड जेनेरिकली, लेकिन ड्रग एक्ट की वायलेशन हो रही है। मैंने रिटें की, मैंने उस पर एजाजी मुजाहरे किए प्रेस क्लब के बाहर, पंजाब असेंबली के बाहर। जो मेरा फोरम जो है जो कुछ कर सकता है वो उसके हद्दुल विसा की। अब चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब को अच्छा नहीं लगा होगा, उन्होंने अदम पैरवी पे वो खारिज कर दी, फिर दोबारा की है। अब इस वक्त भी चल रही है, इस वक्त भी। लेकिन हमारे हुक्मरानों को, मैं मादक के साथ बाज़ अदलिया के को भी इस पर मतलब काम करना चाहिए, लीव देना चाहिए। लेकिन हम जहाँ पे दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, हम सड़कें पे खड़े होते हैं, कत पे लेके खड़ा होता हूँ मैं। देखिए, मैं तो इतना रोल कर सकता हूँ ना, जिसकी माँ का बच्चा मरता है ना दवाई महंगी होने की वजह से, कैंसर का बच्चा मरता है ना, उस माँ से पूछें कि दवाई महंगी का मतलब क्या है। आप एंटी कैंसर नेक्सावीर पाकिस्तान में 2,32,000 की रजिस्टर्ड की है, इंडिया में 5,500 रुपये की है। अब हम कहते हैं इंडिया भाई, इंडिया में जेनेरिक भी है, यहाँ पे जेनेरिक नहीं चलने दी जा रही। जो ड्रग माफिया है इतना ताकतवर है कि मेरे जैसे, मैंने 252 FIR भुगती हैं इस वजह से कि जी मैं बोलता हूँ, ये मेरा कसूर है, मैं बोलता रहूँगा। अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी है,
तो देखिए वाक़े करना या तकलीफ उठाना आवाम के लिए, मरीजों के लिए ज़रूरी है। लेकिन सर ये फरमाइए कि ये ड्रग माफिया इतना पावरफुल है कि हुकूमत भी उनके सामने बेबस है। जी, असल में एक जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं या बड़ी कंपनी, पाकिस्तान की नेशनल भी बड़ी कंपनी इतनी ताकतवर हैं कि उन्हीं की मर्ज़ी से इंस्पेक्टर्स भी बाज़ दफ़ा अपॉइंट होते हैं और जो रेगुलेटर्स हैं वो बेचारे काम ही नहीं कर पाते। आप बड़े अजीब समझेंगे, एक ड्रग इंस्पेक्टर पूरे पंजाब में वफाक का सिर्फ एक FID है, एक इंस्पेक्टर है, तो क्या वो करेगा? फिर पंजाब हुकूमत जो है वो कहती है वफाक करेगी, दवाइयों की कीमतों को वेबसाइट पे वो देंगे और रजिस्ट्रेशन को भी वही देखेंगे। ऐसा मतलब कि ज़बरदस्ती एक इतना इंतहा का जुल्म जो है ना मरीज़ पे है कि उसको महंगी दवाई भी लेनी पड़ती है और उसका पुरसाने हाल भी नहीं है। गवर्नमेंट्स जो हैं वो जेनेरिक के तौर पे या वैसे सस्ती टेंडर में तो लेती हैं, वो उनके लिए हालात है, वो 5% होती है, 6% होती है, लेकिन आम पब्लिक के लिए वही दवाई जो है गवर्नमेंट खुद जो है 100 रुपये वाली चीज़ 15 रुपये की, 20 रुपये की खरीदते हैं, लेकिन पब्लिक के लिए 100 रुपये की, 200 रुपये की, 500 रुपये की कोई मर्जी है। मतलब यहाँ पे अब तो पहले एक चेक एंड बैलेंस था कि भाई ये इस दवाई की ना इतनी कीमत है, इसके अलावा नहीं कर सकते। अब हालांकि कंपनियों ने इलीगली अभी ये बढ़ाई हुई है, अभी तक मैटर्स कोर्ट में हैं, लेकिन वो जो है इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं और परवाह किए बगैर इसमें हम जो अभी कंटेम्प्ट में भी जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं इस सारे मामले में? ड्रैप ये कहते हैं कि जी काकड़ हुकूमत फैसला करके गई है, हम कहाँ जाएँ। अब ड्रैप के CEO आसम रऊफ साहब जो है उनसे बारहा जो है मैंने उन्हें कहा है कि आप सारी अद्वियात की कीमतें वेबसाइट पे दें, आप इस पर रोल प्ले करें। डायरेक्टर जो प्राइसिंग है मानुल्लाह साहब, उनको भी रिक्वेस्ट जाके मिलते की हैं, हम लिखता रहता हूँ, मैं बारहा प्राइम मिनिस्टर को लिखता रहता हूँ, तमाम इदारों को मैं एज हम फोरम से लिखते रहते हैं, आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है कि जो है कोई भी मतलब दर्द, मतलब कि मैं तो मुझे तो इसी की हैरानगी होती है, बड़े बड़ी चीज़ों पे आप वो करते हैं। देखिए पाकिस्तान इस वक्त $16 अरब की मेडिसिन की मार्केट है, इतना बड़ा एक हमारा एक वॉल्यूम है। पाकिस्तान में बीमारी की शरह बहुत ज़्यादा है, आम मतलब मामला से दवाइयों के इस्तेमाल की शरह भी दुनिया में बहुत ज़्यादा है। और हम तो शौक से ये एंटीबायोटिक तो हम शौक से लेते हैं। नहीं, ये तो जुल्म है ना। एक तो हमारे डॉक्टर डाकू साहबान जो है बरदरान है, अच्छे डॉक्टर भी हैं, इसमें मसला, लेकिन ज़्यादातर जो है वो कंपनियों के पेरोल पे होते हैं। जिस मरीज़ को ज़रूरत नहीं भी होती एंटीबायोटिक, पूरा यूरोप इतनी एंटीबायोटिक नहीं खाता जितनी हम खाते हैं, और यहाँ पे जो है मतलब कि कोई पूछने वाला नहीं है। थैंक यू वेरी मच नूर मोहम्मद महर साहब। नाज़रीन, आपने नूर मोहम्मद महर साहब की बात सुनी। नूर मोहम्मद महर साहब का ये कहना है कि पूरा यूरोप उतनी एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं करता कि जितनी एंटीबायोटिक सिर्फ पाकिस्तान में इस्तेमाल की जाती है, और यहाँ पे ना रेगुलेटर अपना किरदार सही तौर पे जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, किरदार अदा कर रहे हैं, और ना ही हुकूमती इदारे जो हैं वो इस पे कोई वाज़ेह एक्शन लेते हैं। आज के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।